भारत की आजादी के बाद मणिपुर बिहार से भी ज्यादा गरीब राज्य था, लेकिन आज वो बिहार से 63% ज्यादा अमीर है। इसी तरह उड़ीसा की भी स्थिति बिहार के ही बराबर थी, लेकिन आज उड़ीसा बिहार से 44% ज्यादा अमीर राज्य है। भारत के एक आम आदमी की इनकम आज 1,26,000 रुपए है सालाना, और वहीं बिहार में सिर्फ 43,800 रुपए है सालाना इनकम। आज बिहार के करीब 52% लोग गरीबी रेखा से भी ज्यादा नीचे हैं। बिहार में आज भी 63% लोग खाना बनाने के लिए वही पुराने तरीकों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि उपले, लकड़ी या फिर कोयला। बिहार आज भी भारत का सबसे अनपढ़ राज्य है, जहां पे लिटरेसी रेट सिर्फ 62% के आसपास है। न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के मामले में आज भी बिहार भारत का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। बिहार आज भारत की गाड़ी के उस पहिए की तरह है जो कि पंचर हो गया है और जिसके मरम्मत का कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बिहार एक गरीब राज्य बन गया और आज की स्थिति में किस तरह से बिहार के नौजवान इस बिहार को खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक डिटेल केस स्टडी हम बिहार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार के आज की स्थिति समझनी है तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में ब्रिटिश टाइम में जाना पड़ेगा। असल में ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों से टैक्स वसूली करना चालू किया। अब इसमें बिहार की जो कंडीशन थी उसमें अक्सर बाढ़ आ जाया करता था, तो टैक्सेस हमेशा फ्लक्चुएट किया करते थे। कभी टैक्स ज्यादा हो जाते थे और कभी कम हो जाते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया एक्ट पास किया, ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। इस एक्ट में था कि जमींदार नियुक्त किए गए थे और उन जमींदार को एक परमानेंट टैक्स देना था। एक फिक्स अमाउंट बना दिया गया था, उतना हर जमींदार को हर साल देना है, चाहे खेतों में उपज हो या ना हो। तो यहाँ पे जमींदारों को पूरी अथॉरिटी थी कि वो किसी भी तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनसे टैक्स वसूले और वो ब्रिटिशर्स को दें। अब यहाँ पे जो जमींदारी प्रथा भी थी वो ऊंचे कास्ट वालों को ही दी जाती थी, जिस वजह से बिहार में आज भी एक कास्ट का बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जमींदार किसानों से टैक्स की वसूली किया करते थे और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म बिल पास किया। अब यहाँ पे था कि लोगों को उनकी जमीनें वापस दी जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिहार में। और बिहार में एक तबका बहुत ज्यादा अमीर होता गया और मेजर जो सेक्शन था वो गरीबी रेखा से लगातार नीचे जाने लगा, जिस वजह से बिहार में क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ता गया, इलिटरेसी बहुत तेजी से बढ़ती गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत तेजी से बढ़ता गया और एग्रीकल्चर का जो आउटपुट था वो बहुत तेजी से कम होता गया। अगर हम साल 2002-3 में देखें तो बिहार में 33% लोगों के पास कोई जमीनें नहीं थी अपनी, और 15% लोगों के पास सिर्फ 400 स्क्वायर मीटर के आसपास की जमीन ही हुआ करती थी। बिहार के साथ सिर्फ एक नाइंसाफी नहीं हुई। साल 1952 में गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च किया। उस समय झारखंड भी बिहार का एक अनडिवाइडेड पार्ट हुआ करता था और झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स हुआ करते थे। इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में यह था कि कोई भी कंपनी सब्सिडी लेके आराम से बिहार से जितने मिनरल्स है उनको इंपोर्ट करके ले जाके भारत के किसी भी स्टेट में वो लगा सकती है अपनी फैक्ट्रियां। तो यहाँ पे कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्रियां अपनी पोर्ट के आसपास लगाया भारत के। अब इस वजह से वो बिहार में सब्सिडी भी पाते थे और सब्सिडी लेके वो बिहार का मिनरल्स उठा के वो पोर्ट्स पे ले जाके वहां पे वो अपना पूरा कंपनी सेटअप किया करते थे। अब इस वजह से बिहार पूरी तरह से खाली हो गया और इसके रिवर्स में बिहार को कोई भी एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं मिला। यहाँ बिहार के लोगों का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनी उनकी एस्टेब्लिश होनी थी उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया, जिस वजह से कंपनियां बाहर एस्टेब्लिश हुई और लोगों को कोई जॉब नहीं मिला। बिहार के गरीबी का एक और बड़ा रीजन दिया जाता है कि बिहार एक लैंडलॉक रीजन है, मतलब इसके आसपास कोई भी पोर्ट वगैरह नहीं है। और बिहार के सबसे नियरेस्ट पोर्ट अगर हम देखें तो वो 700 किलोमीटर दूर हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, जिस वजह से कहा जाता है कि बिहार उतना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिहार पहले एक बहुत ही अमीर राज्य हुआ करता था, आज से कुछ 100 साल पहले। और अगर लैंडलॉक स्टेट की बात हो रही है तो बिहार के अलावा कई और राज्य हैं जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब जहां पे करीब 10,767 इंडस्ट्रीज है, हरियाणा जहां पे 7,136 इंडस्ट्री है, मध्य प्रदेश जहां पे 4,099 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, लेकिन बिहार में 0 इंडस्ट्रीज है। दोस्तों, इसका रीजन लैंडलॉक स्टेट नहीं है, वो तो एक फैक्टर है, इसके अलावा भी कई फैक्टर डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में आज इंडस्ट्रीज नहीं है। एक टाइम पे बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। देश का करीब 40% शुगर का प्रोडक्शन सिर्फ बिहार में हुआ करता था। लेकिन इन सब के फेल होने का रीजन मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि बिहार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा 1960s के बाद बढ़ गई, जिस वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड होने लगी, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाने लगा, लोगों को डराया जाने लगा। जो भी कंपनियां सेटअप होती थी उनसे एक्स्ट्रा पैसे सरकार भी लेती थी और गुंडे भी आके लिया करते थे, जिसकी वजह से एक जो इंडस्ट्री का एनवायरमेंट है वो बिहार में खत्म होता गया। और साल 1990 में बिहार में करीब 2000 राइस मिल और करीब 1500 शुगर मिल बंद हो गई।
1960s के बाद बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि जो छोटे कास्ट के लोग थे वो भी अपने समय के साथ आगे आना चाहते थे। इस वजह से कई सारी टसल्स हुई, कई बड़े आंदोलन बिहार में हुए और इसके बाद कुछ ओबीसी लीडर्स यहाँ पे बड़े पॉलिटिशियन बन के आए। अब यहाँ पे बिहार का जो टोटल सेंटिमेंट था वो इकोनॉमी से हट के कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे चला गया। और यहाँ पे जब 1990s में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, उस समय जितनी भारत में स्टेट्स थी वो सब खोज रहे थे कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से मिले, लेकिन बिहार अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ही पूरी तरीके से लगा हुआ था। बिहार को एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा वरदान है भगवान की तरफ से, क्योंकि बिहार का जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बट इरिगेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में। जैसा कि हम समझ सकते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे जगहों ने समय के साथ ही समझ लिया था कि इरिगेशन एक बहुत बड़ी नीड है फार्मर्स की, जिस वजह से उन्होंने हर फार्म के आसपास इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर दिया था। लेकिन बिहार ये करने में पॉसिबल नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ही पूरी तरह से लगा हुआ था, ना ही ये किसी फॉरेन इन्वेस्टर को अपने बिहार में ला सके। लेकिन दोस्तों, इन बड़ी प्रॉब्लम्स के बीच में बिहार में कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि आज बिहार का हर परिवार सोचता है कि हमारे घर से भी कोई आईएएस पीसीएस या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, क्योंकि उनको यही पता है कि अगर हम अपने आप को बिल्कुल ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमारे घर से एक गवर्नमेंट जॉब में जरूर इंसान होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं, बहुत सारा दहेज मिलता है, जिस वजह से उनको लगता है कि गरीबी से उठने का यही एक तरीका है। अगर आप देखेंगे, देश में जब भी जॉब के नाम पे बड़े मूवमेंट्स होते हैं वो सिर्फ बिहार से ही शुरू होते हैं, क्योंकि बिहार में मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं। आप देखेंगे कि देश के सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से निकलते हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में ही है। ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाई क्योंकि वहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने इतना ज्यादा सर उठा लिया कि बिहार इकोनॉमिकली डेवलप ही नहीं हो पाया, जिस वजह से लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही एक रास्ता दिखाई देता है आज की डेट में। यहाँ पे क्वेश्चन बिहार गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का भी उठता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने कई बार कई कंपनीज को बोला कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने जब कंपनी एस्टैब्लिश होने लगी तो उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं प्रोवाइड किया, जिस वजह से इन्वेस्टर डरते हैं बिहार में जाने से कि वहां पे गुंडा राज है, वहां पे सरकार जो बात बोलेगी उससे बाद में पलट सकती है और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि कोर्ट्स में कितना जल्दी मैटर सॉल्व होता है, जिस वजह से आज कोई कंपनी नहीं आना चाहती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बिहार को उठाना है तो गवर्नमेंट को कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में जो है वो है गुंडा राज, जिसको बिहार गवर्नमेंट को सख्त से सख्त तरीके से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही लिंक है वहां पे कंपनीज आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर कोई कंपनी आती है तो वो दो चीजें देखती है, वहां पे लैंड एक्वायर हो सकता है कि नहीं, और दूसरा वहां का एनवायरमेंट कैसा है। तो एनवायरमेंट तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरी जो चीज है, लैंड एक्विजिशन बिहार में एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास बहुत छोटे छोटे लैंड के एरिया है, जैसा कि हमने पॉइंट 1 में बात किया था, जिस वजह से अगर किसी कंपनी को आके वहां एस्टेब्लिश होना है तो उनको छोटे छोटे किसानों से, बहुत सारे किसानों से बात करनी होगी, तो उनको यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करना प्रोसेस काफी टीडियस हो जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करनी होगी कंपनीज को लैंड एक्वायर करने के लिए, और जहां पे लैंड एक्वायर हो वहीं के लोगों को वहां पे जॉब मिले, ये गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना होगा, तभी लोग वहां पे लैंड इजीली देंगे। बिहार गवर्नमेंट को बिहार के लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अब बिहार में जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की। गवर्नमेंट जॉब एक रास्ता है, लेकिन जब तक एंटरप्रेन्योरशिप बिहार में नहीं डेवलप होगा, वहां की यूथ आज सबसे इंडिया की यंगेस्ट यूथ है, तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, बिहार 5 साल में चेंज हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम समझ सकते हैं तो गुड़गांव से समझ सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने गुरुग्राम को डेवलप करने के लिए सिंपल एक बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश किया, मारुति को, और मारुति के एस्टेब्लिश होते ही बहुत सारे वर्कर्स आके वहां काम करने लगे, स्किल्ड वर्कर्स वहां पे काम करने लगे, जिस वजह से एक इंडस्ट्री का माइंडसेट बना और कुछ नई नई कंपनियां आना शुरू हो गई थी गुरुग्राम में। आज गुरुग्राम एक बड़ा हब है नॉर्थ इंडिया का। इसी तरीके से बिहार गवर्नमेंट को एक बड़ी कंपनी वहां पे एस्टेब्लिश करनी होगी, जिसकी वजह से और कंपनियां भी उनको देख के आए और बिहार में कुछ स्किल्ड लोग आ सके। बिहार अगर एक लैंडलॉक स्टेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आईटी सेक्टर तो डेवलप किया जा सकता है। बैंगलोर तो 1990s में ही डेवलप हुआ है, 30 साल पहले ही बैंगलोर डेवलप हुआ है, तो आज बिहार में ये क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बिहार के लोगों को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और उनको अपने पॉलिटिकल पार्टीज को बताना होगा कि अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब लोगों को इकोनॉमी के बारे में बात करना होगा, किस तरीके से जॉब मिल सकती है, इस पे लोगों को वोट देना चाहिए। यही एक तरीका है बिहार को डेवलप करने का। तो दोस्तों, आप भी अगर बिहार से हैं या बिहार को आप जानते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए बिहार को डेवलप करने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम बिहार को भी भारत के ग्रोथ में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।